वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि एसिड बेस्ड थ्योरीज क्या हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस कि विच एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्गर वन एंड विच बेस इज़ अ स्ट्रॉन्गर वन। लाइकवाइज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि विच एसिड इज़ वीक एंड विच बेस इज़ वीक। तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एसिड बेस्ड थ्योरीज। एसिड और बेस को समझाने के लिए हमारे पास तीन पॉसिबल थ्योरीज हैं। एज यू नो कि फर्स्ट थ्योरी इज़ कॉल्ड एरेनियस थ्योरी, द सेकंड वन इज़ द लोरी एंड ब्रांस्टेड थ्योरी, द थर्ड वन इज़ कॉल्ड द लेविस थ्योरी। तो हम वन बाय वन इन तीनों थ्योरीज जो हैं इनको डिस्कस करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि ये एसिड और बेसिस जो हैं इसको कैसे सीखा जाए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एरेनियस थ्योरी। अब एरेनियस थ्योरी जो है ये क्या कहती है रिगार्डिंग टू द एसिड्स, और यही थ्योरी जो है वो बेसिस के बारे में क्या कहती है। आप देखिए कि एसिड इज अ सब्सटेंस दैट गिव्स हाइड्रोजन आयन इन द aqueous सॉल्यूशन। यानी एरेनियस का कहना है कि हर वो सब्सटेंस जो कि aqueous सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन गिव अप करे, तो ऐसी हर चीज़ को हम कहेंगे एसिड। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर जैसे HCl है, अगर इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करें तो HCl का जो हाइड्रोजन आयन है ये जाएगा वाटर के अंदर, तो इस तरह से वाटर कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन में और एसिड का बचेगा सिर्फ क्लोराइड आयन। सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड जो है जिसमें दो हाइड्रोजन आयन हैं, ये दोनों हाइड्रोजन आयन वाटर के अंदर टू स्टेप में जाते हैं। पहले स्टेप में एक हाइड्रोजन गया, एक हाइड्रोनियम आयन बना, एक बचा हाइड्रोजन आयन तो बना हाइड्रोजन सल्फेट आयन, और हाइड्रोजन सल्फेट आयन नेक्स्ट स्टेप में एक बार फिर वाटर में अपना हाइड्रोजन आयन गिव अप कर सकता है, एक बार फिर हाइड्रोनियम आयन बना और फाइनली बनता है सल्फेट आयन। तो हम कह सकते हैं कि HCl जो था उसने पर मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन आयन गिव अप किया, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसने पर मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन आयन गिव अप किए। पर जब सल्फ्यूरिक एसिड ने दो हाइड्रोजन आयन गिव अप किए तो वो साइमल्टेनियसली नहीं किए, वो स्टेप बाय स्टेप किए। पहले एक स्टेप में हाइड्रोजन आयन गया, फिर दूसरे स्टेप में एक और हाइड्रोजन आयन गया। तो होपफुली ये बात आप समझ रहे होंगे कि हर वो सब्सटेंस जो कि aqueous सॉल्यूशन में डालने पे यानी पानी के अंदर डिज़ोल्व करने से अगर वो प्रोटॉन दे सकती है या आप उसको हाइड्रोजन आयन कहें वो प्रोवाइड कर सकती है, तो ऐसी हर चीज़ को हम क्या कहेंगे, एसिड। अब आते हैं कि बेसिस किसको कहते हैं। तो बेस इज ए सब्सटेंस दैट गिव्स OH आयन इन द aqueous सॉल्यूशन, हाइड्रोक्सिल आयन इन द aqueous सॉल्यूशन। हर वो सब्सटेंस जिसको पानी में डिज़ोल्व करें, पानी में डिज़ोल्व करने से अगर उसने OH आयन रिलीज़ किए हैं, वाटर में OH आयन रिलीज़ किए हैं, प्रोवाइड किए हैं, तो ऐसी हर चीज़ को हम क्या बोलेंगे, ऐसी हर चीज़ को हम बोलेंगे बेस। ये जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ रिलेक्टेड थ्योरी है जो कि है एरेनियस थ्योरी। अब आते हैं कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर इसको पानी में जब डिज़ोल्व करते हैं तो इट गिव ओनली वन ऑफ द OH आयन, पर मॉलिक्यूल सिर्फ एक OH आयन देने की जो है वो सलाहियत रखता है। लाइकवाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक और बेस है, इसको जब पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो इट गिव द टू OH आयन पर मॉलिक्यूल, तो ये भी हम कह सकते हैं कि क्या है, बेस है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पर मॉलिक्यूल एक OH आयन दे रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये पर मॉलिक्यूल दो OH आयन दे रहा है। बहरहाल एसिड वो जो हाइड्रोजन आयन दें aqueous सॉल्यूशन में, बेस वो जो कि OH आयन दें aqueous सॉल्यूशन में। दिस इज अकॉर्डिंग टू द एरेनियस थ्योरी। इसी कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि हमारे पास एक और वर्ड है बेसिसिटी ऑफ एसिड। आपने सुना होगा कि एसिड जो होते हैं उनकी बेसिसिटी और बेस जो होते हैं उनकी एसिडिटी। तो सबसे पहले अगर हम एसिड जो है उसकी बेसिसिटी को डिस्क्राइब करने जाएं तो आप देख सकते हैं क्या लिखा है कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। तो किसी भी बेस के अंदर किसी एसिड के अंदर जितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है वो उस एसिड की बेसिसिटी है। अच्छा, एसिड है फिर उसकी बेसिसिटी है, इसका मतलब ये है कि एसिड जितने हाइड्रोजन आयन देगा सामने वो उतने OH आयन जो बेस के उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो एक एसिड कितने मॉलिक्यूल बेस के न्यूट्रलाइज कर सकता है बाय प्रोवाइडिंग द हाइड्रोजन आयन, वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है। जैसे कि HCl जो है ये पर मॉलिक्यूल सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन दे सकता है, तो हमने कहा ये मोनोबेसिक एसिड है। मोनोबेसिक एसिड है मतलब इसकी जो बेसिसिटी है वो 1 है। पर सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4, यू कैन सी कि सल्फ्यूरिक एसिड पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन आयन दे सकता है, तो हमने कहा ये डायबेसिक एसिड है
बिकॉज ये दो बेस मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज कर सकता है, तो हमने कहा कि भाई इसकी जो बेसिसिटी है वो क्या है, वो 2 है। तो HCl जो है कभी कभार इसको हम कहते हैं मोनोप्रोटिक, इसको कभी कभार हम क्या कहते हैं, मोनोप्रोटिक। और सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसको कभी कभार कहते हैं डायप्रोटिक, डायप्रोटिक, क्योंकि HCl जो है ये 1 प्रोटॉन गिव अप करता है और सल्फ्यूरिक एसिड 2 प्रोटॉन गिव अप करता है। इसी तरह से यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल और लिए हैं, H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2। हालांकि आप देख रहे होंगे कि इन सभी मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं, पर एक्चुअल में ये जो एसिड्स हैं ये सब के सब ट्राइप्रोटिक नहीं है, इनकी बेसिसिटी 3 नहीं है। ये बात याद रखने की, इसके पीछे वजह क्या है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, स्ट्रक्चर इसके पीछे वजह होती है, पर आपको याद रखना है कि H3PO3 जो है, बल्कि H3PO4 जो है सो कॉल्ड फास्फोरिक एसिड, ये ट्राई बेसिक एसिड है, यानी H3PO4 जो है वो पर मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन आयन दे सकता है। इस वजह से हमने कहा कि इसकी बेसिसिटी 3 है। H3PO3 जो है, जो कि फास्फोरस एसिड है, ये डायबेसिक एसिड होता है, होते तो 3 हाइड्रोजन है पर गिव अप सिर्फ 2 करता है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। इस वजह से हमने कहा कि इसकी बेसिसिटी 2 है। जबकि एक और एसिड भी है, दिस इज H3PO2, इट कंटेन्स 3 हाइड्रोजन बट इट गिव ओनली 1 ऑफ द हाइड्रोजन आयन, तो दिस इज कॉल्ड अ मोनोबेसिक एसिड। तो हम कहेंगे इसकी बेसिसिटी क्या है, 1 है। ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है, कल को आपको कोई भी इन 3 में से मॉलिक्यूल दे दें और आपसे पूछेंगे बताओ कि किसकी बेसिसिटी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि H3PO4 बेसिसिटी 3 है, H3PO3 बेसिसिटी 2 है, H3PO2 होगा तो उसकी बेसिसिटी क्या है, उसकी सिर्फ 1 रहेगी। तो ये बात थोड़ी ध्यान में रहे। इसी तरह से जैसे आपने बेसिसिटी ऑफ एसिड पढ़ा, अब हमारे पास एक और ऑप्शन है, नाउ दिस इज कॉल्ड एसिडिटी ऑफ बेसिस। एसिडिटी ऑफ बेसिस का मतलब है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन, यानी किसी बेस, कोई भी बेस कितने OH आयन रिप्लेस कर सकता है, कितने OH आयन गिव अप कर सकता है, वो उस बेस की जो है वो एसिडिटी कहलाएगी। मिसाल के तौर पर जैसे कि अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कहेंगे मोनो एस्टर बेस है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसकी एसिडिटी 1 है, क्योंकि ये सिर्फ एक एसिड मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज कर सकता है बिकॉज ऑफ 1 OH आयन। इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये डाई एसिड बेस है, इसकी एसिडिटी 2 है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसके पर मॉलिक्यूल जो है देयर विल बी 2 OH आयन व्हिच कैन बी गिवन अप बाय दिस बेस, एंड इस तरह से ये दो जो एसिड मॉलिक्यूल जो होते हैं उसको ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसकी एसिडिटी 1 है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो इसकी एसिडिटी क्या है, 2। एक और थ्योरी भी है एसिड और बेसिस को समझाने की, एंड दिस थ्योरी इज कॉल्ड लोरी एंड ब्राउनस्टेड थ्योरी। लोरी और ब्राउनस्टेड थ्योरी जो है ये क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू एसिड एंड बेस। नाउ लिसन, इस थ्योरी का कहना है कि एसिड हर ऐसी चीज को कहेंगे जो प्रोटॉन डोनर हो, और बेस हर ऐसी चीज को कहेंगे जो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो। एसिड इज व्हाट एवर थिंग हैज द एबिलिटी टू गिव अप द प्रोटॉन, किसको दे उससे कोई ताल्लुक नहीं है, बस प्रोटॉन दे, किसी को भी दे। एसिड जो भी चीज प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, प्रोटॉन ले, कहीं से भी ले, नाउ दैट थिंग इज सिंपली सेड टू बी द बेस। ऐसा कहना है लोरी और ब्राउनस्टेड का। तो चलो देखते हैं कि लोरी और ब्राउनस्टेड के हिसाब से ये मामला क्या है। जैसे हमने HCl का एग्जाम्पल हमने प्रीवियसली पढ़ा था, आप देख सकते हैं आगे कि HCl को जब हम पानी में डिजॉल्व करते हैं तो इसकी जो आयनाइजेशन है वो रिवर्सिबल है, एक बना हाइड्रोनियम आयन और एक बना क्लोराइड आयन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 रिएक्शंस हैं, एक फॉरवर्ड और एक है रिवर्स, एक फॉरवर्ड स्टेप एक रिवर्स स्टेप है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि फॉरवर्ड रिएक्शन में HCl अपना प्रोटॉन वाटर को दे रहा है, क्योंकि वाटर जो होता है वो प्रोटॉन लेकर उसके साथ डेटिव बॉन्ड बनाता है और बनता है हाइड्रोनियम आयन, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में हम कहेंगे भाई HCl जो है यू आर एसिड। नाउ व्हाई? बिकॉज HCl इज डोनेटिंग द प्रोटॉन। जबकि वाटर जो है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू लोरी एंड ब्राउनस्टेड थ्योरी हम वाटर को कहेंगे भाई यू आर बेस। हालांकि हम जानते हैं कि वाटर जो है वो एम्फोटेरिक है, एज सच न्यूट्रल है, जितना एसिडिक है उतना बेसिक भी है। पर लोरी और ब्राउनस्टेड के हिसाब से और इस रिएक्शन के हिसाब से आप देखें कि वाटर इज एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन, तो वाटर बाय डेफिनेशन क्या हुआ, ये हुआ
बेस। वाई? बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन। तो बेस भी तो हुआ, लेकिन ये बेस किस थ्योरी के हिसाब से हुआ? लोरी एंड ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। लेकिन अगर हम रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो ये हाइड्रोनियम आयन प्रोटॉन देगा क्लोराइड आयन को, वापस बनेगा HCl और बनेगा वाटर। तो रिवर्स रिएक्शन में प्रोटॉन देगा हाइड्रोनियम आयन, तो ये एसिड है, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा क्लोराइड आयन, तो ये बेस है। तो होपफुली लोरी और ब्रॉन्स्टेड जो हैं ये दोनों क्या कहना चाहते हैं एसिड्स और बेसिस के बारे में, ये कंसेप्ट भी अब आपका क्लियर होना चाहिए। चलते हैं एक लास्ट थ्योरी की तरफ। नाउ दिस इज कॉल्ड द लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी क्या कहती है कि एसिड इज एनीथिंग दैट इज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर, एसिड इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, एंड बेस इज एनीथिंग दैट इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर, सो बेस इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। मिसाल के तौर पर अब आप देखें कि यहां पर दो मॉलिक्यूल मैंने लिए हैं, एक है अमोनिया और दूसरा है BF3। अमोनिया जो है उसके 3 बॉन्ड हैं नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ, जबकि नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर की फॉर्म में है। दूसरी तरफ BF3 है कि आप जानते हैं कि बोरॉन 3rd ग्रुप का है, तो उसके तीनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ शेयर्ड हैं। बोरॉन ने 3 बॉन्ड तो बनाए हुए हैं, लेकिन स्टिल इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो इस केस में नाइट्रोजन अगर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करे बोरॉन के साथ, तो हम कहेंगे ये वन साइडेड शेयरिंग है। आप जानते हैं कि दैट काइंड ऑफ अ बॉन्ड इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, या इसको हम कहते हैं डेटिव बॉन्ड। तो जब नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा बोरॉन को, तो इसमें डोनर हुआ नाइट्रोजन, तो कहा भाई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, तो ये हुआ लेविस बेस। और BF3 जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, तो हमने BF3 को क्या कहा? इसको कहा लुईस एसिड। अब लुईस एसिड जो है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, जो कि हम बेंजीन की जो अल्काइलेशन है या हेलोजिनेशन है उसमें हम पढ़ते हैं, उसमें हम जो कैटलिस्ट लेते हैं एल्यूमिनियम हैलाइड, जो कि एक्चुअल में लेविस एसिड होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। ये किसी भी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है और सामने वाले मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज आती है, इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल बनता है, जो जाके नेक्स्ट स्टेप में बेंजीन पे अटैक करता है। ये आपने इंटर क्लास में पढ़ा भी होगा। बहरहाल 3 थ्योरीज हैं, हर एक थ्योरी अपने हिसाब से सही है। हम ये नहीं कह सकते कि एरेनियस थ्योरी सही है या लोरी और ब्रॉन्स्टेड थ्योरी सही है या फिर लेविस थ्योरी सही है। एवरी थ्योरी इज राइट एट देयर ओन, मतलब अपने हिसाब से अलग अलग टाइम पे हर थ्योरी को हम सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम जब जनरली हम बात करते हैं किसी भी एसिड और बेस को लेकर, तो यूजुअली जो हम थ्योरी फॉलो करते हैं वो होती है एरेनियस थ्योरी। इवन जब मैं एक और टॉपिक की तरफ जा रहा हूं जो कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस का मतलब है कि हाउ मच एसिड इज स्ट्रॉन्गर और हाउ मच बेस इज स्ट्रॉन्गर। तो अगर ऐसे ही जनरली आपसे पूछा जाए कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, तो आप कहेंगे भाई वो एसिड जो कि हाइड्रोजन आयन जो है प्रोवाइड करने की एबिलिटी ज़्यादा रखता हो। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, तो कहेंगे भाई वो बेस जो कि जल्दी से OH आयन देने की पावर रखता हो। तो हम जब भी एसिड और बेस की बात करते हैं तो यूजुअली हम एरेनियस थ्योरी को फॉलो करते हैं। तो बहरहाल हम शुरू करते हैं कि किसी भी एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है इसका ताल्लुक किस बात पे है। बेसिक पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे, 2 बेसिक पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं लिखा है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, और इसके साथ साथ जैसे कि आप जानते हैं कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन पे। थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन में आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या है। जैसे हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में सीखा था, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की स्ट्रेंथ को जो है मेजर करने के लिए भी हम डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का मतलब लेते हैं। और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूल डिसॉल्व। और अगर हम डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो हम उसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन। तो ये दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर हैं। तो इन दोनों कंसेप्ट को लेकर मेरे पास एक छोटी सी लिस्ट है इन एसिड्स और बेसिस के बारे में कि विच एसिड एंड बेस इज अ स्ट्रॉन्ग एंड विच वन इज अ वीक। तो मेरे पास यहाँ पर एक लिस्ट है जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी गिवन है, तो आप उसको देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। ठीक है, अब जैसे कि HCl है, इसकी जो परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन है वो 90 to 95% है। मतलब इसकी अल्फा की जो वैल्यू है वो 0.9 से 0.95 है।
नाइट्रिक एसिड की भी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन सेम है 90 to 95। इसका मतलब है कि 100 मॉलिक्यूल अगर हमने पानी में डिजॉल्व किए थे तो 100 में से 90 to 95 मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये वो एसिड है जिनके मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल आयोनाइज हो रहे हैं। तो जिन एसिड के ज़्यादातर मॉलिक्यूल आयोनाइज होंगे, जिनकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ज़्यादा होगी, जिसकी परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन ज़्यादा होगी, तो ऐसे एसिड्स को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये क्योंकि 2 स्टेप में आयोनाइज होता है, पहले स्टेप में एक हाइड्रोजन आयन, दूसरे स्टेप में एक और हाइड्रोजन आयन। तो सल्फ्यूरिक एसिड की फर्स्ट स्टेप में जो आयनाइजेशन होती है वो भी 60% होती है। तो इससे अंदाजा करें कि जब ये सेकेंड स्टेप में आयनाइज होगा तो कुछ परसेंटेज और भी होगा, तो मिल मिला के सल्फ्यूरिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड कंसीडर किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जब हम वीक एसिड्स को देखते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, एसिडिक एसिड या कार्बोनिक एसिड, तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड की जो परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन है दैट इज ओनली 0.1%, इट्स वेरी लिटिल। एसिडिक एसिड है तो ये है 1.4%, ये इवन मतलब स्मॉलर वैल्यू है। कार्बोनिक एसिड जो है नाउ दैट इज 0.17%। तो आप देख सकते हैं कि ये वो एसिड्स हैं जो कि वीक एसिड्स हैं। जनरली ये कहा जाता है कि जो मिनरल एसिड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं लाइक एस्टरिक एसिड, लाइक कार्बोलिक एसिड जो कि फिनोल है, या जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, इवन बेंजोइक एसिड, दीज एसिड्स आर बिलीव्ड टू बी वीक एसिड। मिनरल एसिड्स आर जनरली स्ट्रॉन्गर एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड्स आर जनरली वीकर एसिड। तो होपफुली ये बात आपके समझ में आई होगी कि किसी भी एसिड का स्ट्रॉन्ग होना या वीक होना ये किस तरह से डिग्री ऑफ आयनाइजेशन से या परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन से हम कंपेयर कर सकते हैं। इनकी वैल्यूज़ जो हैं आप देख सकते हैं कितनी ह्यूज हैं, जबकि यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं दीज वैल्यूज़ आर वेरी स्मॉल। दीज वैल्यूज सजेस्टेड दैट कि दीज एसिड्स आर वेरी वीक। अब आते हैं बेसिस की तरफ। एक और पॉइंट, बेसिस में आप देखें एक होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और एक है वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है या बेरियम हाइड्रोक्साइड है, इनकी परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन को आप चेक करें, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है 90 to 95%, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये भी 90 to 95% आयोनाइज होता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड है ये 77% आयोनाइज होता है। स्टिल इसकी भी आयोनाइजेशन ठीक ठाक है, तो हम कह सकते हैं कि दीज बेसिस आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। पर एक तरफ अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को देखें तो इसकी जो परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन है दैट इज ओनली 1.4%, दैट 1.4% इज नेग्लिजिबल। तो होपफुली ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब किसी भी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक और चीज़ भी हम जो है उसको फॉलो करते हैं, जिसको हम कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स एंड द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द बेसिस। जो एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है इसको हम लिखते हैं Ka से, और बेसिस जो होते हैं उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को लिखते हैं Kb से। अब ये Ka और Kb क्या है, इसको समझने के लिए मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूं। जिस तरह से एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट को मेजर किया जाएगा, बेस के डिसोसिएशन कांस्टेंट को मेजर सिमिलरली उसी तरह से ही किया जाएगा। तो हम एक कैलकुलेशन सीख लेते हैं, बाकी आप समझ जाएंगे, इट्स नॉट ए ह्यूज डील। सपोज कर लेते हैं कि एक इक्वेशन है हमारे पास, और आप जानते हैं कि किसी भी एसिड की एक्वस सॉल्यूशन में जो आयनाइजेशन है ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है तो मैंने 2 एरो दिए हैं, और रिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं वो अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेट को अचीव करते हैं जिस स्टेट को आप कहते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये जो HCl पानी में डिजॉल्व हुआ है तो ये भी एक स्टेट को अचीव करेगा, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। जब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आएगी तो फिर हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ मास सेक्शन कैन बी अप्लाइड। जब लॉ ऑफ मास सेक्शन अप्लाई कर सकते हैं तो Kc का फार्मूला भी लिख सकते हैं। तो आप देखें कि इस इक्वेशन के लिए Kc का फार्मूला कैसे लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पर जितना भी एसिड हमने लिया था उसकी क्वांटिटी तो फिक्स होगी। अब HCl की क्वांटिटी फिक्स होगी तो फिर जो ये वाला हिस्सा जो है अगर इस Kc के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो इन दोनों कांस्टेंट का जो प्रोडक्ट है उसको हम लिखते हैं Ka। अब Ka जो है दिस विल बी इक्वल टू द आयनिक प्रोडक्ट। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही पॉइंट है जैसे कि आपने चैप्टर 6 में पढ़ा था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है वो किसी साल्ट का होता है। जब किसी साल्ट को हम सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो साल्ट जो भी आयंस बनाता है उसके आयंस के प्रोडक्ट को कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जबकि यहाँ पर जो आयंस है, एक है हाइड्रोनियम आयन और एक है क्लोराइड आयन, इन दोनों के प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, Ka। याद रखें कि जितना इन आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी। और इन आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा कब होगी, जब कोई एसिड ज़्यादा डिसोशिएट हुआ होगा।
और ज़्यादा डिसोशिएट हुआ होगा तो स्ट्रांगर होगा। तभी हमने लिखा है कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के ए, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के ए स्ट्रांगर द एसिड। जितना के ए की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना एसिड स्ट्रांग होगा। तो के ए जो है इसको हम कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। इसी तरह से अब आप ये भी कह सकते हैं ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के बी इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द बेसिस। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के बी स्ट्रांगर विल बी द बेस। तो हम किसी भी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू से भी चेक कर सकते हैं। तो जितना के ए और के बी की वैल्यू लार्जर होगी उतना वो एसिड और बेस स्ट्रांगर होगा, जितनी वैल्यू स्मॉलर होगी उतनी वो वीकर होगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।